हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सबकी पढ़ाई बहुत ज़ोर शोर से चल रही होगी और आप लोगों ने अभी तक सभी नोट्स और एमसीक्यूज़ का रिवीजन कर लिया होगा। अभी तक केवल मध्यकालीन भारत के इतिहास से ही अब तक 15 वीडियो अपलोड किए जा चुके हैं। अगर अभी तक आप लोगों ने वो वीडियोस नहीं देखे होंगे तो कृपया प्लेलिस्ट में जा कर के मिडाइवल हिस्ट्री से आप लोग वो सभी के सभी 15 वीडियोस देख सकते हैं, जिसमें अभी तक हमने अपना भक्ति आंदोलन तक के जितने चैप्टर्स हैं वो कंप्लीट कर लिया है। जिसमें हमने शुरुआत की थी भारत पर मुस्लिम आक्रमण से लेकर के, और भारत पर मुस्लिम आक्रमण और फिर दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक, लोधी, इन सबको पूरा करते हुए विजयनगर साम्राज्य, ठीक है। और फिर दिल्ली सल्तनत को हमने काफ़ी विस्तृत में पढ़ा था, जिसमें कि उसकी प्रशासन, कला और स्थापत्य, साहित्य, इस प्रकार से उसके सारे चैप्टर्स को 1 बाय 1 करके कंप्लीट किया था। और इसमें आपको नोट्स के साथ साथ प्रैक्टिस के लिए एमसीक्यूज़ भी अवेलेबल है। तो मैं चाहती हूँ कि ज़रूर आप लोग ये सारी वीडियोस को देखें। और इसके बाद हम लोगों ने भक्ति एवं सूफी आंदोलन देखा था। बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और इसमें भी आपको करीब 3 या 4 वीडियोस बने हुए हैं केवल भक्ति और सूफी आंदोलन के। इन सब वीडियोस को अगर आप देख लेंगे तो इसके बाहर जा कर के आपको कुछ भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो उम्मीद है आप लोगों ने इन वीडियोस को देखा होगा, और नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जा कर के बिल्कुल आप इन सारे वीडियोस को एक बार ज़रूर देखिएगा। तो अब आज से हम शुरू करने जा रहे हैं मध्यकालीन भारत के इतिहास के अंतर्गत मुगल वंश को। तो मुगल वंश में भी हम क्रम से आपके वीडियो डालेंगे, पार्ट 1 पार्ट 2 ऐसा मैं डिवाइड करके डाल दूंगी ताकि आप लोगों को समस्या ना हो। तो इसमें हम हर एक शासक के बारे में अलग अलग पढ़ेंगे। जैसे कि बाबर को हमने पढ़ा, और बाबर को पढ़ने के बाद उससे संबंधित जो एमसीक्यूज हैं वो सारा करेंगे। बाबर के बाद कौन आया था? हुमायूं, ठीक है। तो हुमायूं और उसकी शासन पद्धति क्या थी, इनसे सारे नोट्स को पढ़ते हुए फिर पार्ट 2 में हम ये सारा डिसाइड करेंगे और उनका एमसीक्यूज पढ़ेंगे। इसी प्रकार से फिर अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, इन सभी को कंप्लीट करेंगे। तो आपको ये जो सारे वीडियोस हैं ये पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 ऐसा लिख करके मिलेगा, ताकि आप लोग अपनी सहूलियत के हिसाब से, कि आपको सपोज पर्टिकुलर देखना है कि बाबर का आपका कंप्लीट हो गया है, हुमायूं देखना है, अकबर देखना है, जहांगीर, शाहजहां या औरंगजेब का देखना है, तो इस प्रकार से। उसके बाद हम इसके कुछ सेपरेट चैप्टर्स लेंगे, जिसमें हम मुगल कालीन के प्रशासन, मुगल कालीन की संगीत और चित्रकला, उसके साहित्य और कुछ चीज़ें जो रह जाएंगी उसके विविध, इस प्रकार से हम क्या करेंगे, मुगल काल को कंप्लीट करेंगे। आप सभी को पता है कि मध्यकालीन इतिहास में मुगल के जो क्वेश्चन है वो एक अपना अलग स्थान रखते हैं। इसमें से अवश्य ही 8 से 10 नंबर के क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं, ठीक है। तो मुगल वंश में आज हम सबसे पहले जो शुरू करने जा रहे हैं वो है बाबर के विषय में। तो हमेशा की तरह हम पहले नोट्स को पढ़ेंगे और उसके बाद इससे संबंधित एमसीक्यूज को लगाएंगे। तो चलिए करते हैं शुरुआत नोट्स से। मुगल शासक वास्तव में तुर्कों की चगताई नामक शाखा के थे। इस शाखा का नाम प्रसिद्ध मंगोल नेता चंगेज खां के द्वितीय पुत्र के नाम पर पड़ा, जिसके अधिकार में मध्य एशिया, तुर्की का देश तुर्किस्तान आदि आते थे। बाबर का पूरा नाम जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर था। इसका जन्म 14 फरवरी 1483 को फरगना में उमर शेख मिर्जा एवं कुतलुग निगार खानम के घर हुआ था। पिता की मृत्यु के बाद लगभग 11 वर्ष की अल्पायु में
जून 1494 में वह फरगना के सिंहासन पर बैठा। शैबानी खां ने 1501 ईस्वी में सर ए पुल के युद्ध में बाबर को पराजित किया। ठीक है, तो जैसे इस टाइप से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट आएंगे तो उन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को आप क्या करेंगे, ध्यान रखेंगे। ठीक है, जैसे बाबर को वैसे ये बहुत परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट नहीं है, बट आजकल थोड़ा सा स्टैंडर्ड चेंज होते जा रहा है एग्जाम के पैटर्न का। तो सबसे पहले अगर बाबर को किसने पराजित किया था, ऐसा कुछ आ जाता है तो सरे पुल के युद्ध में बाबर को पराजित किया था। किसने पराजित किया था? शैबानी खां ने पराजित किया था। ठीक है, तो ये आप याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस युद्ध में उज़्बेकों की युद्ध नीति तुलुगमा पद्धति का प्रयोग शैबानी खां ने बाबर के विरुद्ध किया था। 1504 में काबुल विजय की एवं 1506 या 1507 ईस्वी में बाबर ने अपने पूर्वजों द्वारा धारण की गई उपाधि मिर्जा का त्याग कर नई उपाधि पातशाह धारण की। अगले पैराग्राफ में आते हैं। आलम खां इब्राहिम लोदी का चाचा था। उसने दिल्ली के राज सिंहासन पर अपना अधिकार जताते हुए बाबर को भारत पर आक्रमण के लिए आमंत्रित किया। तो यहाँ पर भी एक नई बात आ गई कि बाबर को भारत पर आक्रमण के लिए किसने आमंत्रित किया था? आलम खां, जो कि क्या था? इब्राहिम लोदी का चाचा था, उसने आमंत्रित किया था। 1524 ईस्वी में बाबर के चौथी बार भारत अभियान के दौरान दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी तथा पंजाब के गवर्नर दौलत खां के मध्य कटु संबंध हो गए थे। सुल्तान इब्राहिम लोदी ने दौलत खां को राजधानी आने का आदेश दिया, जिसका दौलत खां ने उल्लंघन किया। दौलत खां ने अपने पुत्र दिलावर खां को बाबर के पास इस संदेश के साथ भेजा कि वो सुल्तान इब्राहिम लोदी को दिल्ली के सिंहासन से अपदस्थ कर उसके स्थान पर उसके चाचा आलम खां को पदस्थ करने में सहायता करे। बाबर के लिए यह स्वर्णिम अवसर था, क्योंकि उसे मेवाड़ के राजा राणा सांगा का भी निमंत्रण प्राप्त हो चुका था। अतः बाबर को यह विश्वास हो गया था कि भारत विजय का अवसर आ गया है। ठीक है, अब इसके बाद आपकी इंटरेस्टिंग स्टोरी जो कि पानीपत का युद्ध है वो होता है। पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 को बाबर तथा इब्राहिम लोधी के बीच हुआ था। इसे आप डेट के साथ याद रखेंगे कि पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था, कब हुआ? 21 अप्रैल 1526 को। किसके किसके मध्य हुआ था? बाबर और इब्राहिम लोधी के मध्य हुआ था। ठीक है, अब देखते हैं जीत किसकी हुई। बाबर के पास विशिष्ट सुविधाएं थीं। उसके तोपखाने ने इस युद्ध में आश्चर्यजनक कार्य किया। इब्राहिम लोदी की सेना संख्या में अधिक होते हुए भी पराजित हो गई और इब्राहिम लोदी रण क्षेत्र में मारा गया। मतलब क्या हुआ कि पानीपत के प्रथम युद्ध में विजय किसकी हुई थी? बाबर की हुई थी, और हार किसकी हुई? इब्राहिम लोदी की हुई, और वो रण क्षेत्र में ही मारा गया। फलस्वरूप दिल्ली और आगरा पर बाबर का अधिकार हो गया। 27 अप्रैल 1526 को बाबर ने अपने आप को बादशाह घोषित कर दिया। भारत में मुगल साम्राज्य की नींव डल गई। बाबर ने तुलुगमा युद्ध नीति का प्रयोग पानीपत के प्रथम युद्ध में ही किया था। ठीक है, तो भारत में पहली बार कब युद्ध हुआ था? जबकि पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था, तब तुलुगमा नीति प्रारंभ हुई थी। चलिए आगे देखते हैं। इस युद्ध में बाबर की सफलता का सबसे प्रमुख कारण उसका विशाल तोपखाना था, जिसका नेतृत्व उस्ताद अली कुली नामक व्यक्ति कर रहा था। बंदूकंचियों का नेतृत्व मुस्तफा कर रहा था। बाबर की उदारता के कारण लोगों ने उसे कलंदर की उपाधि दी थी। ठीक है, तो कलंदर की उपाधि किसे मिली थी? कलंदर की उपाधि मिली थी बाबर को। ठीक है, कि तो उन्होंने लोगों ने कलंदर की उपाधि प्रदान की थी। वर्तमान भारत में सर्वप्रथम पानीपत की पहली लड़ाई में तोपों का प्रयोग हुआ था। तो ये कुछ छोटे छोटे फैक्ट्स हैं जो आप ध्यान में रखिएगा।
बाबर ने खानवा के युद्ध में जिहाद की घोषणा की थी। खानवा का युद्ध 16 मार्च 1527 को बाबर और राणा सांगा के बीच हुआ था। अब ये एक दूसरा महत्वपूर्ण है कि खानवा का युद्ध हुआ था। खानवा का युद्ध कब हुआ? 1527 में। किसके किसके मध्य हुआ था? बाबर और राणा सांगा के मध्य हुआ था। इस युद्ध में राणा सांगा पराजित हुआ। इसी युद्ध में विजय श्री मिलने के उपरांत बाबर ने गाजी अर्थात काफिरों को मारने वाला की उपाधि धारण की। गाजी का अर्थ क्या बताया जाता है? गाजी का अर्थ होता है काफिरों को मारने वाला। 1528 में बाबर ने चंदेरी के किले पर अधिकार कर लिया। युद्ध में मेदिनी राय मारा गया। घाघरा का युद्ध 5 मई 1529 को बाबर और महमूद लोदी के मध्य हुआ था। अब देखिए, इसके बाद कंटिन्यू में क्या आ गया? घाघरा का युद्ध आ गया। कब हुआ? 1529 को। और इसमें क्या हुआ? इस किसके किसके बीच हुआ? बाबर और महमूद लोदी के मध्य हुआ, जिसमें कि क्या हुआ? बाबर विजय हुआ। बाबर का यह अंतिम युद्ध था। तो ये भी एक फैक्ट है आपको याद करने के लिए कि बाबर का अंतिम युद्ध कौन सा था? घाघरा का युद्ध था। अपने इस विशाल साम्राज्य की शासन व्यवस्था को सही ढंग से चलाने के लिए बाबर ने एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश अलग अलग व्यवस्था की थी। भारत से बाहर बंदशा का शासन हुमायूं, मीर फखर अली, हिंदाल तथा मिर्जा सुलेमान को प्रदान किया गया। कामरान को काबुल, कंधार एवं मुल्तान का प्रशासन दिया गया। मीर यूसुफ अली को पंजाब का गवर्नर नियुक्त किया गया, जिसके नियंत्रण में भीरा, लाहौर, दीपालपुर, सियालकोट, सरहिंद तथा हिसार फिरोजा सम्मिलित थे। हिसार फिरोजा से लेकर बलिया तक के प्रदेश तथा बयाना, चंदेरी एवं ग्वालियर तक के प्रदेशों में बाबर ने एक नवीन शासन व्यवस्था कार्यान्वित की थी। इस प्रकार बाबर का साम्राज्य बदख्शा से बिहार तक फैला था, किंतु आधुनिक राजस्थान का क्षेत्र उसके साम्राज्य में शामिल नहीं था। यह क्षेत्र उस समय विभिन्न राजपूत शासकों के शासन अंतर्गत था। ठीक है। मुगल साम्राज्य की आधारशिला रखने वाले जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर ने अपने जीवन संबंधों, घटना चक्रों को एक ग्रंथ में स्वयं ही लिखा। इसे तुजुक-ए-बाबरी या बाबरनामा कहते हैं। तो ये इम्पोर्टेंट है, इसमें अलग सा याद करने का कुछ नहीं है। तुजुक-ए-बाबरी किसने लिखा था? बाबर ने स्वयं लिखा था। ठीक है। बाबर ने अपनी आत्मकथा में जिन दो हिंदू राजाओं का उल्लेख किया था, उसमें से एक विजयनगर तथा दूसरा मेवाड़ है। ठीक है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है जो आपको याद रखना है। तुर्की भाषा में बाबर द्वारा लिखित यह ग्रंथ संसार की श्रेष्ठतम आत्मकथाओं में स्थान रखता है। अकबर ने अब्दुल रहीम खान खाना द्वारा बाबरनामा का फारसी भाषा में रूपांतरण करवाया था। अब देखिए यहाँ पर क्या हो गया? बाबर ने अपनी आत्मकथा तुजुक-ए-बाबरी लिखी थी, जिसको बाद में क्या किया? अकबर ने इसकी भाषा का रूपांतरण करवा दिया, इसको फारसी भाषा में रूपांतरण करवाया। और रूपांतरण किसने किया? अब्दुल रहीम खान खाना ने किया। इसके अतिरिक्त बाबर द्वारा पद्य रचनाओं का संकलन दीवान में किया गया, जो तुर्की पद्य में श्रेष्ठ स्थान रखता है। पद्य में उसने एक नवीन शैली में मुबैयान लिखा, जो मुस्लिम कानून की पुस्तक है। देखिए ये भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है। इसका मतलब क्या था कि बाबर को लिखने पढ़ने का भी बहुत शौक था, क्योंकि उसने सबसे पहले तो अपनी आत्मकथा लिखी और उसके बाद उसने पद्य की भी रचना की, जिसका संकलन किसमें किया गया था? दीवान में किया गया था। और उसमें एक नवीन शैली का उन्होंने उपयोग किया, जो था मुबैयान में लिखा था। ठीक है। बाबर की एक रचना रिसाल ए उसज या खते बाबरी था, जिसकी शैली नवीन मानी गई। मुगल बादशाह बाबर ने सेना नायक मीर बाकी ने अयोध्या में बाबरी मस्जिद का निर्माण करवाया था। ठीक है। तो ये हुआ नोट्स कंप्लीट बाबर से रिलेटेड। अब हम
इससे संबंधित जो एमसीक्यूज है वो एमसीक्यूज देखेंगे। तो चलिए करते हैं शुरू। पहला प्रश्न, बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित करने वालों में से एक आलम खान, ठीक है, इब्राहिम लोदी के संबंधी थे तथा वह दिल्ली के राज सिंहासन के दावेदार थे। ऑप्शन बी, इब्राहिम लोदी के संबंधी थे। ऑप्शन सी, दिलावर खान था। और ऑप्शन डी में है पंजाब प्रांत के एक उत्तराधिकारी थे। तो हमने अभी अभी अपने नोट्स में पढ़ा था कि इब्राहिम लोदी ने इनवाइट किया था। तो इसका ऑप्शन ए जो है वो सही ऑप्शन है, ठीक है। अब आइए डिटेल पढ़ते हैं। आलम खां इब्राहिम लोदी का चाचा था, ठीक है। उसने दिल्ली के राज सिंहासन पर अपना अधिकार जताते हुए बाबर को भारत पर आक्रमण के लिए आमंत्रित किया था। 1524 में बाबर के चौथी बार भारत अभियान के दौरान दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी तथा पंजाब के गवर्नर दौलत खां के मध्य कटु संबंध हो गए थे। सुल्तान इब्राहिम लोदी ने दौलत खां को राजधानी आने का आदेश दिया, जिसका दौलत खां ने उल्लंघन किया था। दौलत खां ने अपने पुत्र दिलावर खां को बाबर के पास इस संदेश के साथ भेजा कि वह सुल्तान इब्राहिम लोदी को दिल्ली के सिंहासन से अपदस्थ कर उसके स्थान पर चाचा आलम खां को पदस्थ करने में सहायता करे। बाबर के लिए यह स्वर्णिम अवसर था, क्योंकि उसे मेवाड़ के राजा राणा सांगा का भी निमंत्रण प्राप्त हो चुका था। अतः बाबर को यह विश्वास हो गया था कि भारत का विजय का अवसर आ गया है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। मध्यकालीन भारत के मुगल शासक वस्तुतः थे, कौन थे? फारसी नहीं थे, अफगान भी नहीं थे, वे कौन थे? चगताई तुर्क थे। तो ऑप्शन सी जो है वो सही ऑप्शन है। डिस्क्रिप्शन पढ़ते हैं। मुगल शासक वास्तव में तुर्कों की चगताई नामक शाखा के थे। इस शाखा का नाम प्रसिद्ध मंगोल नेता चंगेज खां के द्वितीय पुत्र के नाम पर पड़ा था, जिसके अधिकार में मध्य एशिया तथा तुर्कों का देश तुर्किस्तान था। प्रश्न 3, इनमें से किसने बाबर को सरे पुल के युद्ध में पराजित किया था? इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो किसने पराजित किया था? शैबानी खां ने पराजित किया था। मतलब ऑप्शन बी जो है वो सही ऑप्शन है। डिस्क्रिप्शन में पढ़ते हैं। शैबानी खां ने 1501 ईस्वी में सरेपुल के युद्ध में बाबर को पराजित कर मध्य एशिया से खदेड़ दिया। इस युद्ध में उज़्बेकों की युद्ध नीति तुलुगमा पद्धति का प्रयोग शैबानी खां ने बाबर के विरुद्ध किया था। प्रश्न 4, किस मुगल शासक ने भारत में ऑटोमन युद्ध पद्धति को अपनाया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, बाबर। मुगल शासक बाबर ने भारत में ऑटोमन युद्ध पद्धति को पानीपत के प्रथम युद्ध, जो कि कब हुआ था? 1526 ईस्वी में हुआ था, तब अपनाया था। इस युद्ध में बाबर की सफलता का मुख्य कारण उसका विशाल तोपखाना था, जिसका नेतृत्व उस्ताद अली कुली एवं बंदूकचियों का नेतृत्व मुस्तफा ने किया था। प्रश्न 5, पानीपत का प्रथम युद्ध किसके मध्य हुआ था? बहुत ही आसान सा प्रश्न है। बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य हुआ था। पढ़ते हैं डिस्क्रिप्शन। पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 को बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य हुआ था। बाबर के पास विशिष्ट सुविधाएं थीं। उसके तोपखाने ने इस युद्ध में आश्चर्यजनक कार्य किया था। इब्राहिम लोदी की सेना संख्या में अधिक होते हुए भी पराजित हुई थी और इब्राहिम लोदी रण क्षेत्र में मारा गया था। फलस्वरूप दिल्ली और आगरा पर बाबर का अधिकार हो गया। 27 अप्रैल 1526 को बाबर ने अपने आप को बादशाह घोषित कर भारत में मुगल साम्राज्य की नींव डाली थी। अगला प्रश्न, पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर की जीत का मुख्य कारण क्या था? तो स्पष्ट है कि जो उसकी सैनिक कुशलता थी वो उसकी जीत का कारण बनी थी। पढ़ते हैं डिस्क्रिप्शन। पानीपत की पहली लड़ाई 21 अप्रैल 1526 को बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुई थी, जिसमें अपनी सैन्य कुशलता के बल पर बाबर ने विजय प्राप्त की। बाबर की सैन्य संख्या लोदी की सेना से कम थी, फिर भी उसकी
कुशल सैन्य नीति के चलते विजयश्री ने उसका फरण किया। इब्राहिम लोदी स्वयं एक अनुभव शून्य व्यक्ति था। बाबर लिखता है कि वह अनुभव विहीन व्यक्ति था जो अपनी गतिविधियों में बड़ी असावधानी रखता था। वह बिना किसी व्यवस्था के आगे बढ़ता, रुकता और बिना किसी दूरदर्शिता के संघर्ष में लीन हो जाता था। चलिए अगले प्रश्न की ओर पढ़ते हैं। बाबर की इब्राहिम लोदी पर विजय का क्या कारण था? तो अभी अभी हमने पढ़ा कि उनकी विजय का जो कारण था वो क्या था? कुशल सेना नायक का गुण होना था। चलिए, बाबर की इब्राहिम लोदी पर विजय का कारण कुशल सेना नायक था, ये डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है। प्रश्न 8, निम्नलिखित में से किस युद्ध में एक पक्ष द्वारा प्रथम बार तोपों का उपयोग किया गया था? बहुत ही आसान सा है, पानीपत के प्रथम युद्ध में। ठीक है, डिस्क्रिप्शन आप लोग पढ़ लीजिएगा क्योंकि ये कई बार हम लोग अभी पढ़ चुके हैं, क्योंकि फिर ऐसे में वीडियो बहुत लंबा हो जाता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पानीपत की पहली लड़ाई में बाबर ने किसको हराया था? बहुत ही आसान, इब्राहिम लोदी को हराया था। किस वर्ष बाबर ने सुल्तान इब्राहिम लोदी को पानीपत की लड़ाई में पराजित किया था? मैंने आपको पहले ही कहा है कि इसको सन के सहित आपको याद रखना है। तो 1526 में ऑप्शन बी जो है वो सही ऑप्शन है। प्रश्न 11, निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आप लोग इसको बिल्कुल बहुत अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा। और आप लोगों को हमेशा की तरह पता है कि ये सही सुमेलित करिए, ये आपका होमवर्क है। पानीपत का युद्ध, खानवा का युद्ध, घाघरा का युद्ध और चंदेरी का युद्ध, ये आप लोगों को वैसे भी सन के साथ याद होना ही चाहिए, और साथ में ये भी कि किसके किसके मध्य हुआ था और इसमें विजय कौन हुआ था। ठीक है, चलिए मैं बढ़ती हूँ अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। बाबर के भारत में आने के फलस्वरूप, ठीक है, क्या हुआ था? अब देखते हैं ऑप्शन में क्या दिया है। आने के फलस्वरूप उपमहाद्वीप में बारूद के उपयोग की शुरुआत हुई। ठीक है, इस क्षेत्र की स्थापत्य कला में मेहराब और गुंबद बनने की शुरुआत हुई। इस क्षेत्र में तैमूरी राजवंश स्थापित हुए। तो इसमें से जो ऑप्शन है सही उत्तर चुनना है। तो इसमें से केवल आपका जो ऑप्शन 3 है वो सही है। इस क्षेत्र में तैमूरी राजवंश स्थापित हुआ। ठीक है, तो ऑप्शन बी जो है वो आपका सही ऑप्शन है। इसका डिस्क्रिप्शन पढ़ते हैं, कुछ नए फैक्ट्स निकल के आएंगे इसमें से। बारूद का प्रवेश भारत में चीन से हुआ और 13वीं सदी के मध्य में किलों की दीवारें गिराने में इसका प्रयोग हो रहा था। हालांकि भारत में तोप और बंदूक का प्रयोग करने का श्रेय बाबर को दिया जाता है। जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर की धमनियों में एशिया की 2 वीर जातियों का रक्त प्रवाहित था। माता की ओर से चंगेज खां का वंशज तथा पिता की ओर से तैमूर का वंशज था। ये आप लोग याद रखेंगे इसको। अतः बाबर के सत्तारूढ़ होते ही इस क्षेत्र में तैमूरी राजवंश स्थापित हुआ। तैमूर प्रभुसत्ता के दैवी अंश के साथ ही संप्रभु के अविभाज्य सत्ताधिकार में विश्वास करता था। मेहराब और गुंबद बनने की शुरुआत सल्तनत काल में ही हो चुकी थी। बाबर ने भारत में इस्लामी वास्तुकला को स्वयं किसी प्रकार प्रभावित नहीं किया, परंतु बाबरनामा में उसकी स्थानीय वास्तुकला में संतुलन या सुडौलपन के अभाव का वर्णन किया है। उसने आगरा में एक उद्यान का निर्माण करवाया। उसने पानीपत की मस्जिद का निर्माण किया जो कि ईंटों से निर्मित हुआ। हुमायूं ने दीन पनाह नगर की नींव रखी जो रोड़ी की बनी हुई थी और सामान्य भवनों को महलों के रूप में परिवर्तित किया था। शेर शाह के काल में नगर के विशाल और मजबूत दरवाजों में सुंदर मेहराबों का निर्माण और संगमरमर तथा रंगीन टाइलों के प्रयोग से यह प्रकट होता है कि नए व्यक्तित्व के अधीन भव्य निर्माणों की नई परंपरा शुरू हुई थी। दिल्ली के पुराने किले के भीतर बनी मस्जिद किला-ए-कोहना का निर्माण शेर शाह द्वारा 1541 ईस्वी में किया गया।
इसके निर्माण में लोदी शैली की जमाली मस्जिद की भांति 5 मेहराबी, मुख्य द्वार और एक गुंबद रखी गई है। प्रत्येक मेहराबी द्वारा एक बड़े कक्ष में खुलता है, जिन्हें 5 खांचों में विभाजित किया गया है। ठीक है, तो चलिए चलते हैं हम अब अगले प्रश्न की ओर, जो कि हमारा प्रश्न 13। निम्नलिखित युद्धों में से किसमें बाबर ने जिहाद की घोषणा की थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो किसमें की थी? खानवा का युद्ध हुआ था, जिसमें कि बाबर ने क्या किया था? जिहाद की घोषणा की थी। बाबर ने खानवा के युद्ध में जिहाद की घोषणा की थी। खानवा का युद्ध 1527 में बाबर और राणा सांगा के बीच हुआ था। इस युद्ध में राणा सांगा पराजित हुआ था। इसी युद्ध में विजयश्री मिलने के उपरांत बाबर ने गाजी की उपाधि प्राप्त की थी। विद्वानों के अनुसार बाबर ने चंदेरी के युद्ध में भी जिहाद की घोषणा की थी। प्रश्न 14। राणा सांगा ने निम्नलिखित युद्धों में से किसमें बाबर के विरुद्ध लड़ाई की थी? तो बहुत ही आसान सा है, खानवा के युद्ध में। ऑप्शन बी जो है वो सही है। प्रश्न 15। मेवाड़ के जिस राजा को 1527 में खानवा के युद्ध में बाबर ने हराया था, तो मेवाड़ के युद्ध में किसे हराया था? राणा सांगा को हराया था। तो ऑप्शन डी जो है वो सही ऑप्शन है। प्रश्न 16। खानवा के युद्ध में कौन पराजित हुआ था? तो खानवा के युद्ध में पराजित हुए थे राणा सांगा। प्रश्न 17। भारत के मुगल शासक बनने पर जहरुद्दीन मोहम्मद ने नाम रखा था, क्या नाम रखा था अपना? बाबर नाम रखा था उन्होंने अपना। ठीक है, पढ़ते हैं इसका डिस्क्रिप्शन क्या दिया है। बाबर का पूरा नाम जहरुद्दीन मोहम्मद बाबर था। इनका जन्म 14 फरवरी 1483 को फरगना में उमर शेख मिर्जा एवं कुतलुक निगार खानम के घर हुआ था। पिता की मृत्यु के बाद लगभग 11 वर्ष की अल्पायु में जून 1494 में वह फरगना की सिंहासन पर बैठा। पानीपत के प्रथम युद्ध में विजय के पश्चात 27 अप्रैल 1526 को बाबर ने अपने आप को बादशाह घोषित करके भारत में मुगल साम्राज्य की नींव डाली। चलिए पढ़ते हैं अगला प्रश्न। बाबर ने सर्वप्रथम पादशाह की पदवी धारण की थी, तो कहाँ धारण की थी? उन्होंने धारण की थी काबुल में। पढ़ते हैं डिस्क्रिप्शन। बाबर ने अपने फरगना के शासनकाल में 1501 ईस्वी में समरकंद पर अधिकार किया, जो मात्र 8 महीने तक उसके कब्जे में रहा। समरकंद और फरगना का शासन उसके हाथों से निकल जाने के बाद उसने काबुल की ओर रुख किया। 1504 ईस्वी में काबुल विजय एवं काबुल में ही 1506 और 1507 ईस्वी में अनुगामियों का मनोबल बढ़ाने हेतु बाबर ने अपने पूर्वजों द्वारा धारण की गई उपाधि मिर्जा का त्याग करके नई उपाधि बादशाह धारण की। चलिए प्रश्न 19। बाबर के साम्राज्य में सम्मिलित थे, कौन कौन से क्षेत्र सम्मिलित थे बाबर के साम्राज्य में? तो बाबर के साम्राज्य में जो क्षेत्र सम्मिलित थे उसमें से है काबुल का क्षेत्र, पंजाब का क्षेत्र और आधुनिक उत्तर प्रदेश का क्षेत्र शामिल है। राजस्थान का क्षेत्र शामिल नहीं था। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका ऑप्शन सी जो है वो सही ऑप्शन है। बाबर के साम्राज्य में काबुल, पंजाब, आधुनिक उत्तर प्रदेश का क्षेत्र सम्मिलित था, किंतु आधुनिक राजस्थान का क्षेत्र उसके साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था। यह क्षेत्र उस समय विभिन्न राजपूत शासकों के अंतर्गत आता था। अगला प्रश्न। वह मुगल सम्राट जिसके जीवन में धैर्य व संकल्प से ही सफलता की शिक्षा मिलती है, तो किन से मिलती है? वो मिलती है हमें बाबर से, जहरुद्दीन मोहम्मद बाबर से। और ये बात केवल तब नहीं अब भी सही है, क्योंकि आपको अगर कोई भी जीवन की परीक्षा निकालनी है तो आपको धैर्य और संकल्प दोनों ही आवश्यक हैं। आप लोग भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको धैर्य भी चाहिए और एक संकल्प भी चाहिए। ठीक है, तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर।
एक मिनट रुकिएगा। कहाँ एक सेकंड रुकिएगा, शायद ये पेज कुछ चेंज हो गया, आगे बढ़ गए हैं हम। हमें जाना है प्रश्न 21, बस एक सेकंड के लिए वेट करिएगा। एक मिनट रुकिएगा बस, ये हम प्रश्न 20 तक पढ़ चुके हैं, सही है? प्रश्न 20 तक पढ़ चुके हैं जी, ये प्रश्न 20 तक हो गया है। पेज हम जाएंगे 78 में। ओके, चलिए माफ़ कीजिएगा, ये थोड़ा सा कुछ पेज ऊपर नीचे हो रहे थे। तो चलिए, तो हम ये बात कर रहे थे कि किसी भी परीक्षा के लिए आपको धैर्य की आवश्यकता पड़ती है। तो आप लोग भी धैर्य और संकल्प के साथ अपनी परीक्षा की तैयारी करिए। ज़हीरुद्दीन मोहम्मद बाबर के जीवन से धैर्य और संकल्प से सफलता की शिक्षा मिलती है। बाल्यावस्था में ही पिता का साया छिन जाने के बावजूद बाबर ने कभी हिम्मत नहीं हारी। उसके साहस एवं धैर्य का ही प्रतिफल था कि उसने भारत में मुगल साम्राज्य की नींव डाली। उसने अपने पुत्र हुमायूं को सलाह दी थी कि संसार उसका है जो परिश्रम करता है। किसी भी आपत्ति का मुकाबला करने से मत चूकना। परिश्रमहीनता और आराम बादशाह के लिए हानिकारक है। बाबर ने अपने बाबरनामा में किस हिंदू राज्य का उल्लेख किया था? तो उन्होंने किसका उल्लेख किया था? मेवाड़ का उल्लेख किया था। बाबर ने अपनी आत्मकथा में जिन दो हिंदू राज्यों का उल्लेख किया था, उनमें से एक विजयनगर और दूसरा मेवाड़ था। बाबर लिखता है कि जब हम लोग काबुल में ही थे तो राणा सांगा जो कि मेवाड़ का शासक था ने उपस्थित होकर उसकी ओर से निष्ठा प्रदर्शित की थी और यह निश्चय किया कि सम्मानित बादशाह इस ओर से दिल्ली के समीप पहुंच जाए तो मैं राणा सांगा इस ओर से आगरा पर आक्रमण कर दूंगा। तुर्की भाषा में बाबर द्वारा लिखित यह ग्रंथ संसार की श्रेष्ठतम आत्मकथाओं में से एक है। अब नीचे आपको कथन और कारण दिए हुए हैं। कथन को पढ़ना है और कारण को पढ़ना है और दोनों में से आपको बताना है कि कौन सा कथन है सही है और उसका क्या दिया गया कारण भी सही है। तो ये आप लोगों के लिए है होमवर्क। अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, तुजुक ए बाबरी किस भाषा में लिखी गई थी? तो तुजुक ए बाबरी जो है वो लिखी गई थी तुर्की भाषा में। तो ऑप्शन सी जो है वो सही ऑप्शन है। अगला प्रश्न है प्रश्न 24 और अंतिम प्रश्न है ये, अयोध्या स्थित बाबरी मस्जिद का निर्माण किसने कराया था? तो इसका निर्माण करवाया था मीर बाकी ने। ठीक है, तो इसका ऑप्शन डी जो है वो सही ऑप्शन है। ऐसी मान्यता है कि मुगल बादशाह बाबर के सेना नायक मीर बाकी ने अयोध्या में बाबरी मस्जिद का निर्माण कराया था। तो इस प्रकार से मुगल वंश का पार्ट 1 जिसमें हमने बाबर के विषय में पढ़ा ये पूरा होता है। अब इसके मुगल वंश के पार्ट 2 में हम क्या पढ़ेंगे? हुमायूं और शेर शाह के विषय में पढ़ेंगे। तो तब तक उम्मीद करती हूँ कि अब तक के अपलोडेड सभी वीडियोस को आप देख चुके होंगे और एक बार फिर से कह रही हूँ, नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और उसके प्लेलिस्ट में जा कर के अब तक मध्यकालीन भारत इतिहास के जितने भी वीडियो हुए हैं आप उसको देख लीजिए। तो मिलते हैं अगली क्लास में हुमायूं और शेरशाह के साथ।